सीधा सवाल, और सीधा सवाल में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भारतीय रक्षा मंत्री ने जो बात सेना के कार्यक्रम में कही, उन्होंने कहा कि दर्द देने वाले को जब तक उसी तरह के दर्द का एहसास न दिलाया जाए तब तक उसे पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा, इसके तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन रजा खान साहब ने ये बोला कि पाकिस्तान ने पहली बार वो किया है जो इससे पहले नहीं हुआ, और ये दोनों के बीच बेहतर होते ताल्लुकात का नतीजा है कि वहां पर जिस तरीके से क्रैकडाउन अभी हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस कनेक्शन में। लेकिन इसी के बरक्स हमको यह भी देखना पड़ेगा कि दो फोन नंबर्स जो पाकिस्तान के फोन नंबर्स हैं, जिनमें से एक फौरन बंद कर दिया गया था हमले के बाद और एक आतंकी की मां का था, उसको कहा जा रहा है कि असल में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नंबर्स हैं ही नहीं। इसी रोशनी में हम इस बयान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहसिन रजा खान साहब, आपके पास एक बार फिर से इस बात को लेकर मैं आ रहा हूं कि क्या जब ये बात सामने आती है भारत की तरफ से कि दर्द देने वाले को दर्द देना होगा, तो आप भी ये कहते हैं कि हां, जो इंसानियत पर, जो मानवता पर जुल्म करे, जो बेगुनाहों को, इनोसेंट्स को मारे, उसे दर्द देना जायज है, वो भले ही किसी भी देश में रह रहे लोग हों? या आप इस तरह के बयान को थोड़ा सा ऑफेंसिव मानते हैं? आप देखें, जिस रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं, एक तो ये है कि पाकिस्तान को आप बिल्कुल ऐसा न समझें कि ये नेपाल है। मैं ये बिल्कुल आपको वाजे करना चाहता हूँ। अगर आप इसको नेपाल समझेंगे और आप चाहेंगे कि जैसा आपने नेपाल के साथ कर लिया पाकिस्तान के साथ कर लेंगे, अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उससे पहले इस तरीके से आप उसका एक नतीजा निकालना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का दर्द दिया उस तरीके का दर्द देना होगा। ठीक है, आप अपने जो दहशतगर्द हैं और जो लोग से बेदार हैं उससे निपटे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के रेफरेंस से अगर कोई ऐसी धमकी देता है तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही गलत बात कर रहा है और उसको एंको की जन्नत में नहीं रहना चाहिए कि वो पाकिस्तान को इस तरह की धमकियां दे सके। वही मोहसिन साहब, इसको आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर ही क्यों रहे हैं? आप क्यों नेपाल का रेफरेंस दे रहे हैं? ये तो नहीं कहा गया कि पाकिस्तान ने दर्द दिया है और हम पाकिस्तान को दर्द देंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो दर्द दे उसे दर्द देना जरूरी है ताकि वो समझ सके कि पीड़ा क्या होती है। मोहसिन रजा साहब से हमारे दो सवाल हैं, अगर आप अप्रूव करें तो मैं पूछ। प्लीज। मोहसिन साहब, आपसे हमारे दो सवाल हैं। पहला तो सवाल यह है कि कहीं पर आपकी जो हुकूमत है वो अब आपके यहाँ जो दहशतगर्द लोग हैं जैसे हाफिज सईद हैं और मसूद अजहर हैं, कहीं इन लोगों का इतना बोलबाला आपके देश में हो गया है क्योंकि ये इंडिया सेंट्रिक दहशतगर्द हैं कि इनके खिलाफ एक्शन करने में अब सरकार भी डर रही है। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जैशे मोहम्मद का जो एक भागीदार है वो है लश्कर जांगवी, और लश्कर जांगवी ने 2013 में क्वेटा में 200 शिया लोगों को मारा था, और वो आपका इंटरनल जो सिक्योरिटी है लश्कर जांगवी उसमें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो कहीं आपके आईएसआई और जनरल राहिल शरीफ का यह तो एक प्लान नहीं है कि उसको अब इंडिया के खिलाफ भिड़ा दो जिससे कि आपका इंटरनल सिक्योरिटी काफी अच्छा हो जाए? चलिए, आइए जवाब ले लीजिए। भीतर के प्रॉब्लम न हो। जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, आप इस बात को गलत तरीके से ले रहे हैं। जनरल राहिल शरीफ का मैं आपको बिल्कुल वाजे करता चलूं कि वो पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद जर्नैल हैं जिन्होंने आंखें बंद करके तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की है, ना उसमें गुट ताल बांध रहे ना बैठ ताल बांध रहे। अब आप अपनी तरफ से कुछ चीजें जो है वो एज्यूम कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ चीजें तैयार कर रहे हैं, वो मेरे मुंह में डालना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि लश्कर जंगवी, जैश मोहम्मद या कोई भी ऐसे हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनको ना हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है ना पाकिस्तान की फौज की सपोर्ट हासिल है, और पाकिस्तान की फौज ने उनके खिलाफ बदतरीन जो है वो कार्रवाई की है, उन लोगों को फांसियों पे लटकाया है, उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। और मैं समझता हूं कि देखें, अगर आपको अपनी हुकूमत पर एतमाद है जिसने पाकिस्तान को सबूत फराहम किया और पाकिस्तान ने उनको बाकायदा अपना जवाब भी दिया है, तो क्यों नहीं आप इस चीज का इंतजार करते कि इस मामले पे मोहसिन रजा खान साहब का कहना यह है कि अव्वल तो ऐसा नहीं है, और अगर आपको इसमें कुछ शुबा है भी तो कम से कम अपने लोगों पर आप एतबार करें और उन्हें वक्त दें कि वो जो कदम उठा रहे हैं उसके नतीजे आपके माकूल होते हैं कि नहीं। लेकिन अब इसमें एक बात और भी समझने वाली है गोयल साहब की डिप्लोमेसी का तकाजा अगर ये कहता है कि बेशक वहां के नॉन स्टेट एक्टर्स या जो लोग ये अप्रूव नहीं करते कि दो डेमोक्रेटिक नेबर्स आपस में शांति से रहें,
अगर वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो वाकई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसीलिए आप 25 दिसंबर को वहां चले गए और आपने लोकतंत्र को मजबूती देने का काम किया, तो अब किसी भी सूरत में आप डायलॉग रोकने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर वहां से कठोर कार्रवाई हुई उनके ऊपर जिन्होंने अंजाम दिया है पठानकोट, तो फिर हम बातचीत के बारे में सोचेंगे। और या फिर आपको यह करना था कि पहले से यह शर्त रख देते कि अगर आप ये करेंगे तो बातचीत आगे नहीं होगी। मेरे ख्याल है जहां तक मैंने सुना है अभी तक कहीं भी ये शर्त नहीं रखी गई है कि जब तक वो एक्शन नहीं पूरा होगा हम बातचीत नहीं करेंगे। मेरे ख्याल है जो स्टेटमेंट गई है वो स्टेटमेंट ये है कि हम बातचीत 15 तारीख को होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान जो को हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेते हैं। मेरे को एक छोटा सा चौपाई याद आती है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके हाथ गरल है। अगर आपके हाथ में गरल है, गदा है, तो आपको क्षमा शोभती है जी। तो उसमें दो चीजें हैं, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा ताकि हमारे अगेंस्ट जो भी कोई ऐसी बात हो उसका जवाब दे सके। जवाब देने के लिए बोलना जरूरी नहीं है, जवाब देने के लिए ताकत जरूरी है, अपनी एक महफूजियत जरूरी है। ये हुसैन दलवाई साहब, अगर आप इसमें सकारात्मक सिर हिला रहे हैं तो सुरेश गोयल साहब जो फरमा रहे हैं उनका कहना यह है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको नहीं जो नखहीन दंतहीन सरल है। तो इसका मतलब यह है कि आज जो स्टेटमेंट दिया गया वो ये बताने के लिए दिया गया कि हमारे पास गरल है और हम वक्त आने पर स्टर्न भी हो सकते हैं। तो फिर इसमें आपको ऐतराज क्या है? उसका ऐसा स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमेसी में ये बैठता नहीं है। ऐसा है कि सोच विचार करके कुछ बातें करनी की होती है, वो बोलने का कार्य करिए ना। हम कहाँ कहते करना नहीं कर, खाली बोलते क्यों हैं? यहाँ के लोगों को मारते हैं, जिनके हाथ में शस्त्र नहीं, अपने लोगों को मारने में बहादुरी इनकी दिखाई देती है। वहां के लोगों के बारे में क्या करते हैं? तो सर ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वो बड़ा है, हाफिज सईद सर ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से आया हुआ बयान या विदेश विभाग संभाल रहे सेक्रेटरी की तरफ से आया हुआ बयान थोड़ी है। ये तो सेना का नेतृत्व कर रहे मंत्री की तरफ से आया हुआ बयान है और उसको तो यही बयान शोभा देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं देता। ये ऐसा है कि ऑफिसर्स के साथ कुछ बात करना ये गलत बात, अलग बात है, और इस तरह से पब्लिकली स्टेटमेंट देना ये गलत अलग बात है। ये ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह का हमारा, यानी मैं बोलता हूं ना, सहस्त्रबुद्धे जी उनके जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो एक दफा ऐसा बोले कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, और हर दिन ये लोग बता देते हैं लोगों को, देश को, कि इनके पास कोई टैलेंट है ही नहीं। कैसे लोगों के हाथ में यहाँ की जनता ने आज जो फरमा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जब आपके प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, उनको देहाती औरत की तरह से जिक्र किया गया उनका, तब तो आप नहीं बोले, कुछ चुप रहे, ना तो कोई और आपके पार्टी का लीडर बोला। हाँ, ये जरूर है कि आपके दो बड़े नेता जाके पाकिस्तान की धरती पे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हमारी पार्टी और सरकार के बारे में बुराई करके आ गए। जहां तक पारीकर साहब का सवाल है, उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी और अच्छे बात कही है। उसमें उस बात में जफर साहब, जो दहलवी साहब ने कहा, उनका कहना यह है कि अगर आप ये अपने फोर्स के मोरल को अप रखने के लिए कहना चाह रहे हैं, तो उस वक्त जब बहुत सारी चीजें पेरीफेरी में चल रही हैं और आपके बयान से उन पर भी असर हो सकता है, तो आप अलूफ होकर आइसोलेशन में फोर्स के लोगों को ये कहें। लेकिन अगर वहां कैमरे भी हैं और ये दूर तक बात जा सकती है, तो आपको इससे परहेज करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार 60 सालों में कोई नतीजे नहीं देख पाई। ये ना बताएं हमें कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए और किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है। जैसा पहले मैंने कहा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कई बार हमने इस तरह के इनिशिएटिव लिए जो कि हिंदुस्तान के पहली गवर्नमेंट कभी नहीं ली थी, और इस बात का से वाज़ेह है कि पाकिस्तान के जो भी सहाफी से अभी आप पूछ रहे थे, वो फरमा रहे थे कि पहली बार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट इस तरह से रिस्पॉन्ड की है टेरर अटैक हिंदुस्तान में भी जो हुआ उसके पर, और पूरी तरह से कमिटेड है कि जो टेरर में इन्वॉल्व है अटैक में, उनको दे विल ब्रिंग टू बुक। ये पहले कभी हुआ है यूपीए की सरकार में? जफर साहब, लेकिन आपके आलोचक ये भी कहते हैं
कि आज डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है, कहीं ये उनके अंदर की पीड़ा तो नहीं है इस मामले को लेकर कि इस पूरे ऑपरेशन को डील करते वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को जिस तरीके से सेम पेज में लेना चाहिए था, कंसल्ट करना चाहिए था और फिर एक स्ट्रैटेजी को डिवाइस करके ऑपरेशन को अंजाम देना चाहिए था, क्या वो कहीं ये तो महसूस नहीं कर रहे हैं कि वो कहीं वो लेफ्ट आउट रह गए या वैसे नहीं उनको बैठ के, या कुछ लोग सिर्फ ऐसे आलोचना करने में जो बिलीव करते हैं वैसे लोगों ने ऐसे बयान दिए होंगे। भारत का आम नागरिक बहुत खुश है इस स्टेटमेंट से। भारत का आम नागरिक हमारे प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव लेने से बहुत खुश है। भारत के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सब इस बात से खुश है जिस तरह की इनिशिएटिव, एक्सेप्ट कांग्रेस। अगर कांग्रेस को आप इक्वेट कीजिए तो वहां के जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने भी तारीफ की इस बात की जो हमारे प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिए, एक्सेप्ट। लेकिन जफर साहब आप एक बात मानेंगे, आप एक बात मानेंगे और कांग्रेस का स्टैंड एक तरह का स्टैंड है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस का स्टैंड आपको दुर्भाग्यपूर्ण लगेगा और लगना ही चाहिए, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है जफर साहब? सईद साहब उनसे सईद जी से मिलता है। किससे मिलता है? पाकिस्तान का दहशतगर्दा सईद जो है उनसे कांग्रेस का जो स्टैंड है वो मिलता है। पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी इनिशिएटिव ली उसकी बड़ी सराहना की, लेकिन वो दहशत जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुसैन दलवाई साहब, आप एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में भी, विदेश नीति के मामले में भी और पाकिस्तान जैसे संजीदा मसले में भी जिम्मेदार ऑपोजिशन के तौर पर काम नहीं करते हैं, जफर इस्लाम साहब का आरोप है। हुसैन दलवाई साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। आप रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह से काम नहीं कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह से ही काम करते हैं। हम बता रहे हैं ऐसा है कि अपोजिशन के साथ एक तो डायलॉग ये सरकार नहीं करती, और पूरा आपने जो कहा बराबर है कि वहां न डिफेंस मिनिस्टर को कुछ पूछा जाता है, न होम मिनिस्टर को कुछ पूछा जाता है, न फॉरेन मिनिस्टर को पूछा जाता है। सारी बातें 125 करोड़ जनता का नेतृत्व खाली 2 लोग करते हैं, एक पीएम और एनएसए। ये क्या बात है? कहां न कहां कंसल्टिंग होनी चाहिए, क्या करने का उसका सोचना चाहिए। आपको लगता है अभी भी वो सोचते हैं इसलिए कि आपकी पार्टी आपको ब्रीफ नहीं करती है। आपके पार्टी के सीनियर लीडर्स ऐसी बात नहीं करते, इनको सब मालूम है। ये आपका अपना पर्सनल व्यू है जो कि दिखाता है कि आप कितना इग्नोरेंट है, जो कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी जिस तरह की पाकिस्तान के प्रति रही है और उसका जो नतायज दिख रहे हैं, जो सॉल्यूशन, जो जिस तरह के रिस्पांस दिख रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो आपके सामने है। फिर भी आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। इससे सिर्फ लगता है कि आप इग्नोरेंट है या फिर आप सिर्फ एक आप आलोचना करना चाहते हैं, इसलिए आलोचना। अगर मैं आपसे पूछता हूं दहलवी साहब, क्या दहलवी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले बेस पे हल्ला होता है। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपके सीनियर लीडर, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खुर्शीद जी और मणिशंकर अय्यर जी, ये दोनों जब पाकिस्तान के धरती पे जाके क्या बातें की थी, ये पूरी दुनिया को मालूम है। अगर नहीं आपको मालूम है, इसमें भी आप इग्नोरेंट हैं, तो यूट्यूब पे जाके देखिए, फिर आपको लगेगा बुरा। इसलिए कि आपकी पार्टी सिर्फ एक इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह बिहेव कर रही है, जो कि सही नहीं है। देश के हित की बात कीजिए। आप अपने आप को इक्वेट कर रहे हैं एक ऐसे संगठन के स्टेटमेंट के साथ। शहीद भाई साहब, गूगल पे जाके आप भी उनका स्टैंड और आपका स्टैंड बराबर है। क्या बोले थे पाकिस्तान के बारे में, वो जरा देखिए। मैं सब देख चुका हूँ, आज भी आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हूँ। पूरे देश में आपके उन बातों की मजम्मत हुई है और आपको इस बात से आगाह कर रहा हूँ कि आप जरूर देखिए, जो लोग पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का शौक रखते हैं वो कभी सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। नहीं तो 60 सालों में ये नतीजे नहीं निकल सकते कभी। ये देश जिन लोगों के हाथ में, वो देश को बचा सकेंगे कि नहीं बचा सकेंगे, ये तो आपको ये बात है। देखना चाहिए ना। एक्शन ही नहीं, अगर एक्शन नहीं तो आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री जब आपके जब प्रधानमंत्री थे बोलने लगे, उनको तो देहाती औरत कहा गया। आर्टिकल्स आज कि जो हो रहा है वो मीडिया से लेकर ऑपोजिशन से लेकर किया गया, लेकिन आर्मी से लेकर सब ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। थी ये उन्होंने बोला है। ये जरा देखिए, आप आर्मी के भी रिटायर्ड लोग क्या बोलते हैं वो भी देखिए।
एनएच से एनएचजी जाने तक वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? वहाँ इसका बेस था, मिलिट्री का बेस था, उनको एरिया अच्छी तरह से मालूम थी। कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं, ये आप मानना चाहिए और कैसा करना, किस ढंग से करना, इसके बारे में जरा सोच विचार करना चाहिए। वैसे दलवाई साहब जो बात कह रहे हैं जफर साहब, वो बात तो खुद रक्षा मंत्री ने पठानकोट में 5 तारीख को अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कही थी कि देयर आर गैप्स। उन्होंने माना था कि चूक हुई है और उस चूक की तरफ इशारा हुसैन दलवाई साहब कर रहे हैं। अगर आप उनको जिम्मेदार विपक्ष नहीं होने की बात कह रहे हैं तो कम से कम जहां गैप्स की बात हो रही है उनको स्वीकारने का भी मादा होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट, रक्षा मंत्री को समझ में आना चाहिए कि भारत का ये डिफेंस मिनिस्टर है, गोवा का नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को लगेगा कभी भी कि कोई गैप रहा है, आपको यकीन दिलाता हूं आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से कि हमारी गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी में 200% कमिटेड है और हर गैप को एड्रेस करेगी। आज आपसे ये बताना चाहता हूं, मोहसिन रजा खान साहब के पास चले। मोहसिन रजा खान साहब, अब हर एक बात इस पर मुनहसर है कि आप लोग दहशतगर्दों पर, जो वहां टेरर मॉन्गर्स हैं, उन पर कैसी कार्रवाई करते हैं। अब ये वहां कार्रवाई, आपका जो अभी तक का जाती तजुर्बा है वो क्या कहता है? क्या ये कॉस्मेटिक होगा, ये सिर्फ विंडो ड्रेसिंग होगी, या फिर इस बार वाकई क्रैकडाउन होने वाला है? देखिए, दहशतगर्दों को तो किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा और जो लोग भी इसमें मुलव्वस पाए गए यकीनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात मैं आपको करता चलूं कि इस सारे मामले में एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के साथ जो मामला तय करने हैं और पाकिस्तान के साथ जो बातचीत का इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट ने दोबारा जो कम्प्रिहेंसिव डायलॉग का फैसला किया, उसमें जम्मू और कश्मीर का मसला हल करने की भी बात की है। मैं समझता हूं कि देखें, ये दहशतगर्द उसी वक्त फायदा उठाते हैं और उसी वक्त ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं जब दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे मोहसिन रजा खान साहब, अगर आप ये बात भी जोड़ते चलेंगे, जैसा आपने कहा कि मैं कहता चलूं कि कश्मीर के इशू को भी एड्रेस करना होगा, साथ में आप कहेंगे कि टेरर मॉन्गर्स पर कार्रवाई भी होगी, तो वो टेरर मॉन्गर्स तो के फैक्टर को ही बीच में रखते रहे हैं। वो ये कहते रहे कि वहां पर लोगों पर जुल्म हो रहा है और वो उनके जो है रहनुमा है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वो इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं इस बात को। तो क्या आप इसमें घालमेल कर देंगे कहीं, या इस बार आपको लगता है कि दोनों चीजों को कंपार्टमेंट आइसोलेशन मिलेगा? टेरर बंद करना होगा, फिर कश्मीर के बारे में बात होगी। फिर की तो बात ना करें ना। देखिए सॉरी, ये बात तो तय हो चुकी है कि कश्मीर पे बात होनी है। एपीआईसी ने, जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उसने भी पठानकोट के टेरर अटैक को कंडेम किया। इसका मतलब है कि इस टेरर अटैक को किसी तरफ से सपोर्ट हासिल नहीं है। लेकिन अगर आप इस मसले को आप मुस्तकिल खत्म करना चाहते हैं तो आपको दहशतगर्दी की जो वजूहात बन रही हैं और जो जवाब बन रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर बातचीत करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे? और क्या आप यही बात करते रहेंगे कि दहशतगर्दी खत्म होगी? पहले आप उसी बात को लेके जा रहे हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, यानी कि दहशतगर्दी खत्म होगी तो फिर कश्मीर पे बात होगी। फिर कोई ना कोई एक ग्रुप, एक ऐसा दहशतगर्द ग्रुप जो दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहता है। लेकिन साहब, ये भी क्लियर करना होगा ना, ये भी क्लियर करना होगा कि किसी भी मसले को लेकर, सिर्फ कश्मीर नहीं, किसी मसले को लेकर पूरी दुनिया में अगर उसके हिमायती टेरर का सहारा ले रहे हैं तो क्या वो जायज कर रहे हैं? क्या इसमें मुर्गी अंडा वाली बात आ सकती है? इसमें तो सीधी सीधी सी बात है कि आपको मुर्गी को रोकना होगा जो टेरर की मुर्गी है। देखिए, एक बात तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ऐसे दहशतगर्द दोनों तरफ हो सकते हैं। आपकी तरफ से लोगों ने समझौता एक्सप्रेस को नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? कितने दहशतगर्द हिंदुस्तान ने भेजे हुए? आपके यहाँ जितने भी अटैक हुए हैं, आपके यहाँ लोग कहते हैं, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, कहते हैं आपके यहाँ 70,000 लोग मारे गए हैं दहशतगर्दी में, और उसमें 30,000 लोग ऐसे हैं जो कि जिनके आप लोगों ने मारा है। तो क्या उसमें एक भी हिंदुस्तानी था? आपके यहाँ कोई भी हिंदुस्तानी पकड़ा गया है दहशतगर्दी करते हुए? आप एक नाम बताइए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और दहशतगर्दी का कोई दहशतगर्दी का कोई कारण हो, दहशतगर्दी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस का एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। मेरे को एक मौका दिया जाए, एक छोटी सी चीज मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है, मोहसिन रजा साहब, मेरे को एक छोटी सी बात कहने का मौका दिया जाए। आपने जो कहा वो बात में कोई शक की बात नहीं है, लेकिन
सबसे जरूरी चीज ये है कि जो ये दहशतगर्दी का माहौल हो, ये खत्म हो, ताकि दहशतगर्दी के माहौल के अलावा बाकी बातचीत हो सके। आप ये जो है बाकी मसले बीच में लाकर के जो रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का माहौल तभी खत्म होगा, ये साफ साफ आप जो दहशतगर्द सीधे सीधे पूछ लीजिए ना गोयल साहब। असल में गोयल साहब आपसे ये कहना चाह रहे हैं, मोहसिन रजा खान साहब, कि आपको क्या ये लगता है कि टेरर का माहौल ही कंपेल करता है कि मुज़ाकरात का माहौल बने? आप साफ साफ दहशतगर्दी को एनकरेज दे रहे हैं कि भैया आप चालू रहिए जब तक ये बात हल नहीं होती है। आइए जवाब ले लीजिए। करते हैं दहशतगर्दी की बिल्कुल मजम्मत करते हैं। देखें, मैं एक आपको बात करूं, आपकी इंटरनल बात है कि कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी, लेकिन अगर आपको अपने लीडर मोदी पर एतमाद नहीं है, नरेंद्र मोदी पे, जिन्होंने बड़ा एक स्टेप लिया, बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ऐसे माहौल में कि जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान रजा खान साहब, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं विदेश मंत्रालय से संबंध रखता रहा हूं। छोटी सी बात यह है कि दहशतगर्दी और कश्मीर के बीच में आप लिंक एस्टेब्लिश मत कीजिए। आप बात सुन नहीं रहे, आप मेरी बात सुने ना पहले। आप हम इस बात को बिगाड़ रहे हैं। आप देखें, पाकिस्तान ने इस टेरर अटैक की मजम्मत की है, पाकिस्तान इस टेरर अटैक की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बात इसके साथ कर रहा हूं कि दहशतगर्दी को आप अलग रखें और कश्मीर के मसले को भी हल करने की कोशिश करें। इन मामला को अगर आप कश्मीर का मसला एक ही है कि जो आपने ऑक्युपाई किया हुआ है वो हमको वापस आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक दहशतगर्दों का आप कहते मजम्मत कर रहे हैं, तो परवेज मुशर्रफ तो उनको हीरो अपना बताते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट रहे हैं उनको हीरो बताते हैं। तो आपके यहां दहशतगर्दी की परवरिश होती है। आप बात सुने, आप उस परवेज मुशर्रफ की पजीराई करते रहे, उसको आपने आगरे बुलाया, उसको आपने दिल्ली बुलाया, उसका तो आपको ख्याल नहीं आया था कि ये परवेज मुशर्रफ को अमेरिका ने आगे बढ़ाया अफगानिस्तान में भेजने के लिए। आप बढ़ाया आगे, इंडिया ने आगे बढ़ाया, आप लोगों ने उसको बुलाया वहां पे आगरा में, तो अमेरिका ने। तो इसके माने यह है कि आप अपना हाथ धो लिए परवेज मुशर्रफ से, वो नॉन एंटिटी है, आप यह कहना चाहते हैं? तो अदालत उनके फार्म हाउस में मुकदमा को चलाने के लिए क्यों जाती है? अगर वो नॉन एंटिटी है तो अदालत, वो कोर्ट में नहीं आते हैं, अदालत उनके घर में जाती है आपके कंट्री की, तो आप कैसे उसको नॉन एंटिटी बताते हैं? वो हर दिन कहते हैं मेरे पास जवाब भी ले लीजिए ब्रिगेडियर साहब। आप इस पर बात करें ना, आप मुशर्रफ पे चले गए हैं, आप फराह पे चले गए, आप इशू पे बात करें। दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। देखिए, इसी के लिए पाकिस्तान बिना शर्त के दहशतगर्दी का खात्मा बिना शर्त करके करना होगा, और उसका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे किसने शर्त लगाई है? मैं तो एक बात कर रहा हूं, आप बात सुन के इतने परेशान हो गए हैं। आप लोगों में हौसला क्यों नहीं पैदा होता है कि आप मसाइल को हल करने की तरफ आगे बढ़ें? आप दहशतगर्दी को अलग कर दें। दहशतगर्दी का कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बात वाजे कर रहा हूं कि जब तक कश्मीर का इशू रहेगा, दहशतगर्द उससे फायदा उठाते रहेंगे। आप इस बात से इनकार करते हैं? जी नहीं, दहशतगर्द कश्मीर के इशू का, देखिए, दहशतगर्दी का फायदा पाकिस्तान उठाता रहा है, और हम चाहते हैं कि जो भी मसले हैं, जो भी मसले हैं वो बातचीत से हल किए जाएं, और जो मसले को हल करना है तो दहशतगर्दी को पहले खत्म करके तभी हल निकालेंगे। चलिए एक कंक्लूसिव रिमार्क हुसैन दलवाई साहब से लेते हैं, बीच में कुछ कहना चाह रहे थे जी। नहीं, मुझे एक खान साहब को सवाल पूछना है। दहशतगर्दी का सवाल जहां तक है, वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में है, हमारे इधर की दहशतगर्दी अलग है, वो यहां के लोगों को मारती है। यहां डायरेक्ट बॉर्डर से इधर आना, वो कश्मीर में वो ये तीसरा हल्ला है। उद्यमपुर में हुआ, इसको दूसरे तरीके से क्या मोहसिन रजा खान साहब, ये जो द न्यूज के हवाले से कहा जा रहा है कि दोनों नंबर्स ये डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या ये सच है? ये इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है और उन्होंने इसके हवाले से मुझे इंफॉर्मेशन मांगी है, लेकिन एक बात तो देखे ना, क्या इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान में जाके एक पठान का तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान में करना है, ये तो आप करना है। चलिए जफर इस्लाम साहब, आपसे भी एक कंक्लूसिव रिमार्क लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जनता ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। क्या दर्द देने पर ही ये एहसास होता है कि दर्द
कैसा होता है? क्या पाक को दर्द देने का वक्त आ गया है? इसके जवाब में आप में से जो हजारों एसएमएस हमें अभी तक हासिल हुए हैं उसमें 73% लोगों का कहना है कि हां, दर्द देना चाहिए, तभी पता चलेगा कि पीड़ा क्या होती है। लेकिन 27% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है। डर्ट से डर्ट नहीं धुलता, गंदगी से गंदगी नहीं धुलती, और टिट फॉर टैट जरूरी नहीं होता। वक्त होता तो आपसे हम जरूर एक रिमार्क लेते जफर इस्लाम साहब, लेकिन वक्त अभी इजाजत नहीं दे रहा है। हमारे मेहमानों का हमें इसी नोट पर धन्यवाद करना होगा। सुरेश गोयल साहब, बीडी मिश्रा साहब, मोहसिन रजा खान साहब, बहुत धन्यवाद। आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हमारे तमाम मेहमानों का, हुसैन दलवई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। दर्द से ही क्या दर्द का इलाज होगा, या फिर असल में ये बयान किसी और तरह के दर्द को दिखा रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे जिनको निपटना है दहशतगर्दी से वो हमारे यहां ही एक पेज में ना? बहुत धन्यवाद।